So hello dear students and welcome to this session of ICT Virtual Classroom। ICT Virtual Classroom के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर साइंस ICT वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। एंड इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th की साइंस के ऊपर, कक्षा 10 विषय विज्ञान के ऊपर। आई होप आप सबके सब फिट फाइन हेल्थी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। अपनी पोजीशन ले लीजिए और रेडी हो जाइए जो बातें यहाँ पर बताई जाती है उनको नोट डाउन करने के लिए। हम अपनी क्लासेस में जो है डेली ऐसे पार्ट्स को, ऐसे टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहते हैं। आज की क्लास में भी कुछ ऐसे ही टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे और बहुत जल्द ही हम फिजिक्स को भी स्टार्ट करने वाले हैं। सो आई होप कि आप सब लोग ध्यान दे रहे होंगे क्लास में, जो चीजें आपको बताई जा रही होंगी आप लोग उनको रिवाइज कर रहे होंगे घर में जाकर के, और ये समझ रहे होंगे कि ये चीजें हमारे लिए कितनी यूजफुल है। ये आप खुद भी चेक कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर में आपको ये टॉपिक से क्वेश्चन जो है देखने को मिल ही जाएंगे। सो चलिए आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। चलिए आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि आप में से अधिकतर बच्चे जो हैं जिसमें कंफ्यूज रहते हैं। केमिस्ट्री का वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक आप लोगों के हिसाब से, ठीक है। सो इसमें हम लोग क्या बात करने वाले हैं, आपके पास जो 4th नंबर का चैप्टर है वो है कार्बन एवं उसके यौगिक, ठीक है। सो कार्बन एवं उसके यौगिक में हम लोग एक पार्ट पढ़ते हैं जिसमें कि है नेमिंग, यानी कि हम लोग किसके ऊपर बात करने जा रहे हैं, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, नेमिंग ऑफ कार्बनिक कंपाउंड्स, नेमिंग ऑफ कार्बनिक कंपाउंड्स, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, इसको हम लोग सीखेंगे आज की क्लास में। सो सबसे पहले बात की जाए कि कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं। कार्बनिक यौगिक से पहले बात की जाए कि कार्बन क्या होता है ना। तो सर स्टार्टिंग करते हैं कार्बन से। हमारे पास पीरियोडिक टेबल यानी कि आवर्त सारणी हमने देखी है। हमारे आवर्त सारणी में 118 के आसपास तत्व है, 120 के आसपास, 100 प्लस जो एलिमेंट्स हैं वो हमारी आवर्त सारणी में है। ये तत्व कहाँ होते हैं, ये तत्व हमारे आसपास, हमारे वायुमंडल में, हमारी पृथ्वी पर ये तत्वों की उपस्थिति होती है, और कुछ तत्वों की उपस्थिति पृथ्वी के बाहर भी होती है ना। तो इनमें से जो है कार्बन जो है तत्व हमने चूज करा, इनमें से क्या करा, कार्बन तत्व को चूज करा। अब कार्बन को ही क्यों चूज करा, कार्बन जो है पहली बात तो इसकी संयोजकता 4 होती है। इसके बारे में कुछ खास बात है, इसके बारे में क्या है ना, कुछ खास बात है। इसकी जो संयोजकता है, वैलेंसी है, वो 4 होती है। इसका जो परमाणु क्रमांक है, इसका जो परमाणु क्रमांक है कार्बन का, वो होता है 6। इसका कार्बन परमाणु होता है 6। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं कक्षाओं में, वो कुछ इस प्रकार से रहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन। इस हिसाब से इसकी संयोजकता कितनी हुई, 4, क्योंकि बाहरी कक्षा जो है उसको पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, 4 इसके पास ऑलरेडी हैं, 4 की रिक्वायरमेंट और है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो कार्बन है उसको हम ऐसे लिखते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है, परमाणु भार 12 होता है, ठीक है। कार्बन के 3 समस्थानिक भी होते हैं, 2 समस्थानिक भी होते हैं, है ना। ये सारी चीजें हमको दिमाग में रखनी है। अब हम बात करते हैं कि कार्बन ही क्यों। देखो ये संयोजकता 4, मतलब कि इसको अपना अष्टक पूरा करना है। अब ये अष्टक पूर्ण करने के लिए, अष्टक को पूर्ण करने के लिए, देखो अष्टक जो है क्या होता है, बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर ये जो सबसे इसका बाहरी कोश है ना, हर तत्व का एक बाहरी कोश होता है, तो उसको पूरा करने, उसको 8 इलेक्ट्रॉन करने की जिम्मेदारी रहती है तत्व की, है ना। तो जैसे आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अभी आपको अपने इंटरमीडिएट तक पढ़ाई पूरी करनी है अच्छे अंकों के साथ, तभी जाकर के आपको माना जाएगा कि आपने जो 12वीं तक की पढ़ाई है वो अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया, तभी आपको पढ़ा लिखा माना जाएगा, है ना। तो अष्टक पूर्ण करने की जिम्मेदारी, जैसे आपकी जिम्मेदारी पढ़ा लिखा होने की है, ऐसे ही यहाँ पर जो हर एक तत्व है उसकी जिम्मेदारी होती है कि अपना अष्टक पूरा करे, चाहे वो कैसे भी करे, चाहे वो कुछ काम करे, उसके लिए कुछ नियम होते हैं। तो इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए ये 2 काम कर सकता है। उसके लिए जो नियम होते हैं हमारे पास वो क्या होते हैं, या तो ये अपने बाहर की कक्षा में जो है 4 इलेक्ट्रॉन को और बुला ले, है ना, या तो ये क्या कर ले, 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर ले, है ना, और या फिर ये क्या कर ले, 4 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर ले, 4 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर ले। 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर लेगा तो क्या हो जाएगा भाई, 2,4 है ना, तो 2,8 हो जाएगा। ऐसा ही तो दिखना चाहिए, उसको अष्टक तो पूरा करना है ना, और त्याग कर लेगा तो सिर्फ 2 रह जाएंगे। ये भी डुप्लेट, ये इसको बोलते हैं डुप्लेट, ठीक है। तो ये भी चलेगा, ये दोनों ही केसेस चलेंगे, दोनों ही केसेस में उसको स्थायी माना जाएगा। लेकिन देखिए
अष्टक पूरा करने के लिए ये मतलब जो कंडीशन हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर पहली कंडीशन की बात करें तो इसमें अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी मतलब 4 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेगा, ग्रहण कर लेगा, तो इस पर जो है 4 नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। जब कोई तत्व जो है, जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉनों को एब्जॉर्ब करता है तो उस पर जो है माइनस यानी ऋणात्मक ऋण आवेश आ जाता है, ठीक है। और जितने इलेक्ट्रॉन लेता है उतने, और अगर ये त्याग करेगा, अगर देगा तो धनावेश आ जाएगा 4। ये दोनों ही केसेस में ऊर्जा, दोनों ही केसेस समझ लीजिए आप, सिंपल नॉट पॉसिबल है, बहुत ज्यादा पॉसिबल संभव ये हमको होती हुई नहीं दिखती है केमिस्ट्री के लॉज के अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि एक तो ऊर्जा की बहुत ज्यादा आवश्यकता होगी, ऊर्जा की एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होगी इस केस में, है ना। एक इलेक्ट्रॉन के लिए ही, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सचेंज करने के लिए ही हमको काफी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। यहाँ पर तो 4 इलेक्ट्रॉनों की बात हो रही है। दूसरा जो है स्थायित्व, स्टेबिलिटी का भी हमारे पास इश्यू रहता है कि क्या ये कार्बन उसके बाद स्टेबल रह पाएगा या नहीं रह पाएगा। तो दोनों ही केसेस हमारे लिए नॉट पॉसिबल हो गए। अब कार्बन क्या करे? कार्बन को अपना मकसद तो पूरा करना है ना जिंदगी में, कार्बन आया है तो कुछ ना कुछ करके तो जाएगा। तो ये क्या करता है, ये बोलता है ना तो मैं इलेक्ट्रॉन का त्याग करूंगा, ना तो मैं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करूंगा। मैं कुछ ऐसा काम करूंगा कि मुझे इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत भी ना पड़े, इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत भी ना पड़े, और मेरा अष्टक भी पूर्ण हो जाए। इसने क्या करा, फॉर एग्जाम्पल इसने क्या करा, इसने हाइड्रोजन बुलाया अपने पास, हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। अब इसने बहुत बहुत अच्छा काम करा, इसने जो है यूनाइटी वाला काम करा। देखो आप जानते हो बच्चों, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यूनिटी इज स्ट्रेंथ मतलब एकता में ही शक्ति है, ठीक है। अगर ये कार्बन जो है अपना अकेला अकेले का सोचेगा तो कभी भी ये जो है अपना ऑक्टेट जो है कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो इसने बोला एक काम करता हूँ, मैं अपने जैसे जो और भी तत्व है जिनका अष्टक पूरा नहीं है उनको ढूंढता हूँ, ठीक है, उनको ढूंढता हूँ और उनसे बातचीत करता हूँ। तो हम लोग मिल करके जो है कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स है यूनाइट हो गए। सबसे पहले कार्बन ने हाइड्रोजन को यूनाइट करा, हाइड्रोजन को बोला हाइड्रोजन तुम्हें कितने इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता है अपना जो आउटर मोस्ट शेल है उसको कंप्लीट करने के लिए। हाइड्रोजन ने बोला 1, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन मेरे पास पहले से ही है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1, तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे अंदर वाला कोष पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं ना। तो इसने बोला मुझे बस 1 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो मेरा जो है अष्टक जो है वो पूर्ण हो जाए, सॉरी मेरा जो डुप्लेट है वो बन जाए, मेरा जो बाहरी कोश है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो मैं उतने में ही खुश हो जाऊंगा। तो कार्बन ने बोला मुझे चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन को चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन। कार्बन ने बोला हाइड्रोजन अपने 4 दोस्तों को बुला के ले आओ, अपने कितने दोस्तों को बुला के ले आओ? 4 दोस्तों को, ठीक है। अब ये चारों के साथ चारों को क्या चाहिए भाई? 1-1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 1 इलेक्ट्रॉन। ये मैंने क्या दिखाया? इनके इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं। अब कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 और 4, ठीक है। अब क्या चाहिए इनको? क्या क्या चाहिए इनको? 1-1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो कार्बन ने बोला चलो तुम मेरे जो इलेक्ट्रॉन है ना उसको मैं तुमको दे नहीं सकता हूँ, पर जो है जब तुमको जरूरत पड़े तो तुम उसको यूज कर सकते हो। तो हम क्या कर लेते हैं, हम साझेदारी कर लेते हैं 1-1 इलेक्ट्रॉन की। तो कार्बन ने चारों हाइड्रोजन को 1-1 इलेक्ट्रॉन अपने जो है साझेदारी करने को दे दिए। मतलब उसने त्याग नहीं करा, उसने आयन नहीं बनाया, उसने जस्ट क्या करा, उसने जस्ट उनके साथ बातचीत करके अपने 1-1 इलेक्ट्रॉन जो है उनके साथ साझेदारी में रख दिया कि जरूरत के समय तुम काम कर सकते हो इसका, तुम इसको अपना ही मानो, है ना। तो हाइड्रोजन खुश हो गया, हाइड्रोजन ने कहा हमको तो 2-2 इलेक्ट्रॉन चाहिए है ना। तो चारों के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन कार्बन ने फिर बोला कि मेरी एक शर्त ये है कि जब मुझे जरूरत पड़े तो तुम भी मुझे अपना 1-1 इलेक्ट्रॉन दोगे। तो मतलब कि ये 1-1 इलेक्ट्रॉन अब तुम्हारा नहीं है, सिर्फ ये तुम्हारा भी है और मेरा भी है। जब मुझे जरूरत पड़ेगी मैं तुम चारों का 1 इलेक्ट्रॉन यूज कर लूंगा, जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी तुम मेरा 1 इलेक्ट्रॉन यूज कर लेना। तो अब देखो भाई कार्बन के पास देखो 4 इलेक्ट्रॉन पहले से थे, अब कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो गए कार्बन के पास। कार्बन खुश और हाइड्रोजन भी खुश। देखो अभी इस केस में क्या हुआ, कार्बन ने जो है अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला कुछ इस तरीके से कि इसको 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, 4 इलेक्ट्रॉन त्याग करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। देखो डियर स्टूडेंट्स, जब हमको इलेक्ट्रॉन ग्रहण या फिर इलेक्ट्रॉन त्याग करने के बाद हम जो है बॉन्ड बनाते हैं, जब कोई तत्व जो है इलेक्ट्रॉन त्याग करके, और कार्बन तो नहीं कर पा रहा ना, कार्बन के लिए पॉसिबल नहीं है 4- और 4+ आयन बनाना। अगर कोई तत्व अदर एलिमेंट्स के लिए तो ये पॉसिबल है। तो जो एलिमेंट ऐसे काम कर सकता है वो जो है आयन बनाते हैं, और फिर आयन जो है आयनिक बंध बनाते हैं।
कैसे बॉन्ड द्वारा जुड़ते हैं वो आपस में आयनिक बंध द्वारा। यहाँ पर आयनिक बंध नहीं बन रहा है, लेकिन फिर भी कार्बन और हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इनकी आपस में बातचीत हो रही है ना। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे से बंध हैं, मतलब बंधे हुए हैं। यहाँ पर इस केस में जो बंध बना हुआ है वो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा बना हुआ है। इस बंध को हम कहते हैं सहसंयोजी बंध, सहसंयोजक बंध। आई बात समझ में? इस बंध को हम कहते हैं सहसंयोजक बंध, या फिर सहसंयोजी बंध कह लो। इंग्लिश में कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, इंग्लिश में कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोला मैंने? कोवैलेंट बॉन्ड कैसा बॉन्ड होगा? कोवैलेंट बॉन्ड ऐसा बॉन्ड होगा इसमें इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। इस बात को आप लोग हमेशा हमेशा के लिए याद रख लो, अपने दिमाग में रख लो, ठीक है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है वो बनता है सहसंयोजक बंध। और आयनिक बंध भी मैंने यहाँ पर लिखा है। सर आप कहेंगे आयनिक बंध कैसे मिलता है? तो आयनिक बॉन्ड जो है, आयनिक बंध, ये भी बता देता हूं आपको, भले ही इस चैप्टर में तो नहीं है, ये पिछले चैप्टर में था, बट कोई बात नहीं, हम तो रिवाइज कर रहे हैं ना, तो रिवाइज में तो कुछ भी पढ़ सकते हैं। आयनिक बॉन्ड जो है वो आयनों के आदान प्रदान से बनता है। धन आयन और ऋण आयन जो होगा वो आपस में एक्सचेंज करेंगे, ठीक है, समझ रहे हो। विपरीत आवेशित आयन जो होंगे वो आदान प्रदान करेंगे, ये बात समझ लेना। अगर एक धन है तो एक ऋण मिलेगा, दोनों मिलकर के आयनिक बंध बनाएंगे। तो आयन को आदान प्रदान से एक्सचेंज ऑफ आयन, एक्सचेंज मतलब दे देना है, एक्सचेंज ऑफ आयन्स मतलब दे देना है, उसके पास नहीं रहेगा, अपना आयन दूसरे को दे दिया, दूसरे का आयन खुद को ले लिया, है ना, ये होगा आयनिक बंध। सहसंयोजक बंध ने अपना दिया कुछ नहीं, बस साझेदारी कर ली, जो आपका है वो अभी भी आपका ही है, बट आपने उसको दूसरे के साथ शेयर कर लिया, पार्टनरशिप होती है ना, वैसा काम हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब कार्बन में जो है, कार्बन की इस तेजी को देखते हुए कार्बन के पास दो प्रॉपर्टीज और भी इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो हमने देख लिया, कार्बन की संयोजकता 4 है। दूसरी बात यह है कि कार्बन अपने से, जैसे जिनको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हमने देख ही लिया है ना, हेलोजन ग्रुप हो गया, हेलोजन ग्रुप में कौन कौन से तत्व आ जाते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, ये आ जाते हैं, इनके साथ हो गया। इसके अलावा ये सल्फर हो गया, नाइट्रोजन हो गया, आदि इतने सारे एलिमेंट्स के साथ ये बॉन्ड, ये जो है सहसंयोजी बंध बनाने की क्षमता रखता है। मतलब कि इसका व्यवहार जो है कैसा रहता है? मैत्रीपूर्ण व्यवहार रहता है, सबके साथ ये मिलजुल के रहता है। मैंने कहा था ना भाई, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, है ना, तो ये क्या कर रहता है? ये यूनिटी में रहता है, और उस यूनिटी का फल इसको क्या मिलता है? ये किसी के साथ भी बॉन्ड बना सकता है ना। इसके साथ अदर एलिमेंट्स जो है वो भी किस में रहते हैं? यूनिटी में रहते हैं। तो कार्बन का नेचर कैसा होता है? फ्रेंडली नेचर होता है, मैत्रीपूर्ण व्यवहार होता है, काफी सारे एलिमेंट्स के साथ जो है ये आसानी से बंध बनाने की क्षमता अपने पास रखता है, ठीक है ना। ये बात समझ में आई? कौन सा बॉन्ड बनाएगा भाई? सहसंयोजी बंध बनाएगा, ठीक है। अब सहसंयोजी बंध बनाने के कारण कार्बन के क्या बन जाते हैं भाई? बहुत सारे उत्पाद बन जाते हैं। और एक और गुण होता है कार्बन के पास, वह है श्रृंखलन का। श्रृंखलन मतलब कि कार्बन जो है अपनी अपनी लंबी लंबी से खुद से जुड़ करके, ये खुद से भी जुड़ जाता है, खुद से जुड़ करके एक लंबी चेन का निर्माण भी ये कर लेता है, ठीक है। तो कार्बन के पास ये दो अद्भुत गुण होने के कारण, कार्बन के पास ये दो इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज होने के कारण, है ना, ये जो यूनिक प्रॉपर्टीज होने के कारण कार्बन को, देखो भाई कार्बन को क्या इंपॉर्टेंस मिली हुई है? कार्बन के नाम पर केमिस्ट्री की एक अलग ब्रांच बनी हुई है, कार्बनिक रसायन उसको कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसमें सिर्फ हम कार्बन 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 पढ़ते हैं। जितनी मोटी आपकी साइंस की बुक है उससे कई ज्यादा मोटी जो है कार्बनिक रसायन की बुक होती है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंस किसको दी जाती है भाई? इंपॉर्टेंस दी जाती है कार्बन को दी जाती है। तो कार्बन देख लो, कार्बन कोई छोटा मोटा एलिमेंट नहीं है, कार्बन एक बहुत बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। इसके पास सिर्फ ये दो जो गुण हैं, इसके प्रॉपर्टी को जो है और भी खास बना देते हैं, और भी इसको अच्छे गुणों से जो है भर देते हैं, बिल्कुल, ठीक है। इतने अच्छे गुण इसमें होते हैं, इतने अलग अलग प्रॉपर्टीज इसकी होती हैं, इतने सारे ये तत्व, इतने सारे ये यौगिक, इतने सारे कंपाउंड्स का निर्माण करता है कि हमको इसको अलग से पढ़ना पड़ जाता है। एक अलग से इसके लिए किताब बना दी है और उसमें हमको इसको पढ़ना पड़ता है। खैर, इतनी सारी चीजें तो हम नहीं पढ़ेंगे, हम उतना सिर्फ पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम में आने वाला है और जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जिससे हमको नंबर मिल जाए, हम पास हो जाएं बस, है ना। चलो अब देखो हमको क्या पढ़ना है? हमको ये पढ़ना है कि कार्बन जो है किस किस के साथ जुड़ता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया अभी हाइड्रोजन के साथ ये जुड़ा, ठीक है। अब कार्बन कार्बन के बीच में जब कार्बन जुड़ता है तो कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ जुड़ करके, हाइड्रोजन के साथ जुड़ करके या फिर किसी अदर कंपाउंड के साथ जुड़ करके कार्बनिक यौगिकों का निर्माण करता है। किनका निर्माण करता है भाई? कार्बनिक यौगिकों का निर्माण करता है, कार्बनिक यौगिकों का। कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं भाई? कार्बन का
कार्बन और अन्य परमाणुओं द्वारा मिलकर के जो यौगिक बनते हैं वो कार्बनिक यौगिक होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं संतृप्त और एक होते हैं असंतृप्त। एक होते हैं संतृप्त और एक होते हैं असंतृप्त। संतृप्त को हम कहते हैं इंग्लिश में सैचुरेटेड, संतृप्त को हम इंग्लिश में कहते हैं सैचुरेटेड कार्बनिक कंपाउंड्स, असंतृप्त को हम कहते हैं अनसैचुरेटेड कार्बनिक कंपाउंड्स। ठीक है, अब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में क्या अंतर हुआ? तो संतृप्त जो कार्बनिक कंपाउंड्स हैं, संतृप्त जो कार्बनिक कंपाउंड्स है, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध होता है। कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बंध होता है भाई? दो कार्बन परमाणुओं के बीच में कम से कम दो कार्बन परमाणु होने चाहिए भाई, एकल बंध होता है, उनको हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल संतृप्त के मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ। इधर संतृप्त के उदाहरण, इधर असंतृप्त के उदाहरण चलेंगे। संतृप्त के उदाहरण में क्या होगा भाई? देखो दो कार्बन है, ठीक है, और इसकी संयोजकता पूरी कर दो, हाइड्रोजन जोड़ दो। चार संयोजकता करनी होती है ना पूरी, तो इधर तीन हाइड्रोजन जोड़ने पड़ेंगे, इधर तीन हाइड्रोजन। एक एक जो है बंध इन्होंने अपने साथ बना रखा है। बंध बनाने का मतलब अभी देखा था ना पीछे बंध कैसे बना था। जैसे देखो यहाँ पर एक ये बंध बन रखा है, एक ये बंध बन रखा है, एक ये बंध, मतलब इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। तो कार्बन ने जो है एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी यहाँ, एक एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ, एक एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ और एक एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ। तो इस कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, 8 भी पूरे हो गए। ऐसे ही इसके देख लो भाई, ठीक है। तो ये जो एकल आबंध द्वारा जुड़ा है, अगर मैं इसको इन शॉर्ट लिखूं तो क्या नाम होगा इसका? C2H6, C2H6। और C2H6 का क्या नाम होता है भाई? C2H6 को हम कहते हैं एल्केन, C2H6 को हम कहते हैं एल्केन। और क्योंकि इसमें दो कार्बन परमाणु हैं तो इसका नाम होगा इथेन। ये मैं समझाऊंगा आगे, ठीक है। हम अनसैचुरेटेड कार्बनिक कंपाउंड्स में हमको द्विआबंध और त्रिआबंध देखने को मिलेंगे कार्बन कार्बन के बीच में। द्विआबंध कैसे? ऐसे कार्बन कार्बन के बीच में डबल और ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है? अब हमको जो है कार्बनिक कंपाउंड्स की नेमिंग देखनी है। हमारा टॉपिक क्या है? कार्बनिक कंपाउंड्स की नेमिंग। एक क्लास में जो है अच्छे तरीके से हम नहीं सीख सकते हैं, तो हम इसको 2 क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो अभी जितना हम लोग इस क्लास में पढ़ लेंगे, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको देखेंगे, ठीक है। तो कार्बनिक कंपाउंड्स की जो नेमिंग है, कार्बनिक कंपाउंड्स की जो नेमिंग है वो कुछ इस प्रकार से चलती है। सबसे पहले हमको एक सूत्र याद करना होता है। सबसे पहले हमको क्या करना होता है? एक सूत्र याद करना होता है। आपके पास जो सूत्र है ना, जो आपके पास 10th क्लास में जो सूत्र है, जो 10th क्लास में जो सूत्र है वो कुछ इस प्रकार से है। इतना आपको याद रखना है बस। पूर्व लग्न, फिर उसके बाद इस फॉर्मूला को याद कर लेंगे, समझ लेंगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। कार्बन परमाणु प्लस अनुलग्न, बस इतना सा फॉर्मूला आपको याद करना है और हमारा काम हो जाएगा, कोई दिक्कत हमको नहीं आएगी। देखो समझते रहो, लिखते रहो। पूर्व लग्न में क्या आएगा भाई? पूर्व लग्न में आएंगे हमारे पास ये वाले तत्व। अभी सिर्फ ये वाले बोल रहा हूं मैं, सिर्फ क्लास 10th के लिए है ये फॉर्मूला, और ये चीज सिर्फ क्लास 10th के लिए है। 11th में जाकर के आपको थोड़ा सा इसमें कुछ ना कुछ ऐड ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो इसका नाम क्या होगा भाई? अगर पूर्व लग्न में ये लगे होंगे तो हमको क्या समझना है? हमको इनके बदले में लिखना है। अगर F लिखा होगा तो हमको लिखना है फ्लोरो, देखो मैं हिंदी में लिख रहा हूँ अभी यहाँ पर, जब मैं नाम लिखूंगा इंग्लिश में लिखूंगा, ठीक है, क्लोरो, ठीक है। और ये हो जाएगा ब्रोमो, तो इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं आप। इंग्लिश में देखो ब्रोमो को ऐसे लिखेंगे, ठीक है। हिंदी में लिख रहा हूँ ब्रोमो, ठीक है। और अगर मैं बात करूं आई की तो आयोडो, वैसे यूज उतना नहीं होगा बट आपको पता रहना चाहिए। तो पहली बात हमको पूर्व लग्न चेक करना है। अगर इनमें से कोई भी हमको दिख गया तो हमको फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो उसके हिसाब से लिख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कार्बनिक यौगिक का नाम। कार्बनिक यौगिक, कार्बन परमाणु हमको गिनने हैं। अब कार्बन परमाणु कितने हो सकते हैं भाई? 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं। अभी 10 तक लिख रहा हूँ, फटाफट से कॉपी कर देना, मैं तुरंत से मिटा दूंगा, ठीक है। 10 तक हो सकते हैं। 10 तक में जो है क्या याद रखना है आपको? 10 तक में आपको क्या याद रखना है कि अगर 1 होगा तो हम लोग मैथ बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे भाई? मैथ बोलेंगे। 2 होगा तो एथ बोलेंगे, 2 होगा तो एथ बोलेंगे। 3 होगा तो प्रोप बोलेंगे, 3 होगा तो क्या बोलेंगे? प्रोप। याद कर लो, ये याद करना है, फॉर्मूला याद करना होता है, फिर उसके बाद क्वेश्चन समझ में आता है। तो ये याद करने वाली चीज है जो मैं अभी लिखवा रहा हूँ, ठीक है। ब्यूट होता है, 5 को पेंट बोलते हैं,
6 को हेक्स बोलते हैं, ठीक है, 7 को हेप्ट बोलते हैं, हेप्टा नहीं बोलेगा कोई, हेप्ट लिख रहा हो तो हेप्ट बोलेंगे सिर्फ, ठीक है। 8 को ऑक्ट बोलेंगे, 9 को नॉन बोलेंगे, 10 को डेक बोलेंगे। बस इतना इतना ध्यान रखना है, ठीक है। अब अनुलग्न में क्या आएगा भाई, अनुलग्न में आएंगे हमारे प्राकार्यात्मक समूह, अनुलग्न में आएंगे हमारे प्राकार्यात्मक समूह। तो लिख रहा हूं यहाँ पर प्राकार्यात्मक समूह। प्रकार्यात्मक समूह कौन कौन से होते हैं, देखो ये ऐसे समूह होते हैं, इनके डेफिनेशन भी बता देता हूं। ऐसे समूह होते हैं प्रकार्यात्मक समूह, इंग्लिश में हम इनको कहते हैं फंक्शनल ग्रुप, इंग्लिश में हम इन्हें कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप वे ग्रुप या फिर वे समूह होते हैं जो कि किसी कार्बनिक यौगिक, किसी कार्बन श्रृंखला पर जुड़ करके उनको जो है विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं। उनको क्या गुण प्रदान करते हैं भाई, विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि सपोज मैं आपसे एक बात बोलूं कि अगर आपको आपके स्कूल में जो है 3-4 प्रकार की यूनिफॉर्म होती है, जैसे बेसिकली हम जो है कोई काम करते हैं तो उसके लिए हमारे पास अलग अलग यूनिफॉर्म होती है ना। तो अगर मैं बोलूं कि आपने जो है अभी स्कूल यूनिफॉर्म पहनी है तो आपको एक प्रॉपर्टी प्रदान हो गई, आपके साथ जो है जितने 100-200 जितने बच्चे होंगे स्कूल में, 10-20 जितने बच्चे होंगे, सबने जो है वो यूनिफॉर्म पहनी है ना। तो सबके सब मतलब एक विशिष्ट गुण सबको मिल गया कि सबके सब जो है विद्यार्थी हैं। अब सबने जो है ट्रैक सूट और लोअर पहन लिया और स्पोर्ट्स शूज पहन लिए, मतलब कि सबने जो है स्पोर्ट्स की यूनिफॉर्म पहन ली, मतलब कि आप सबके सब क्या है, स्पोर्ट्समैन हैं। तो आप देख रहे हैं आपके साथ एक चीज जुड़ रही है और उससे आप सभी को एक विशिष्ट गुण, एक विशिष्ट नजरिया जो है उससे हम देख रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पर क्या होता है, कार्बनिक यौगिकों में एक प्रकार्यात्मक समूह जुड़ता है जिस कारण जो है पूरे कार्बनिक यौगिक को एक नए गुण जो है, नए गुण प्रदान हो जाते हैं। ऐसे ग्रुप्स को हम लोग, ऐसे समूहों को हम लोग प्रकार्यात्मक समूह कहते हैं, ठीक है। इनको हम अनुलग्न में लिखेंगे। अब कैसे लिखेंगे वो मैं सिखा रहा हूँ, कौन कौन से होंगे, ठीक है। पहले ये लिख रहा हूँ कौन कौन से हैं और फिर उसके बाद लिखवा रहा हूँ। सबसे पहले आप लिखेंगे प्रकार्यात्मक समूह की टेबल बनाएंगे, ठीक है। और याद करने, देखो बच्चों ये याद करना ही पड़ेगा आपको, बाकी और कुछ भी काम इसमें नहीं हो सकता, बाकी और कुछ भी काम इसमें नहीं हो सकता, ठीक है। तो सबसे पहले आपको याद करना है भाई एल्कोहल ग्रुप। सबसे पहले प्रकार्यात्मक समूह में आपको याद करना है एल्कोहल ग्रुप, ठीक है। एल्कोहल के लिए हम लिखते हैं OH। अगर कहीं पर हमको OH दिखे तो उसको हमको क्या पढ़ना है भाई, एल्कोहल पढ़ना है, ठीक है। देखिए मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, ये मैं उल्टा लिख रहा हूँ, OH। अगर ये सिंगल बॉन्ड OH, ये सिंगल बॉन्ड बना रहा हूं मैं, ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड बना रहा हूं। अगर मुझे ये दिखे तो मुझे इसको क्या पढ़ना है भाई, एल्कोहल। ये कौन सा ग्रुप है, एल्कोहल ग्रुप। आप नाम क्या लिखेंगे वो भी बता देता हूं इसमें, साथ ही साथ सारा काम एक साथ हो जाएगा। एल्कोहल समूह है ये, इसका नाम क्या है भाई, एल्कोहल समूह। और हम क्या लगाएंगे अनुलग्न में, क्या लगाएंगे, तो अनुलग्न में हम इसके लिए लिखेंगे, अनुलग्न में हम इसके लिए लिखेंगे सिर्फ और सिर्फ ऑल, सिर्फ और सिर्फ ऑल, इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए और भी प्रकार्यात्मक समूह लिखता हूं, पहले मैं सारे के सारे लिख लेता हूं, 3-4 हमारे पास है, ठीक है। अगर हमारे पास होगा इस प्रकार से CHO भी लिखा हो सकता है डायरेक्ट, ठीक है, और C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O ऐसे भी हो सकता है। इसको हम कहते हैं, ये टेबल थोड़ा अच्छे से बना लेंगे, देखो CH डबल बॉन्ड O, इसको हम कहते हैं भाई एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। एल्डिहाइड के लिए हम क्या यूज करते हैं भाई, कौन सा हम लोग अनुलग्न यूज करते हैं, एल्डिहाइड के लिए हम लोग यूज करते हैं अल। ये ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ये सीख गए तो नाम आ जाएगा यार, ठीक है। बाकी कुछ भी नहीं है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो तब आपको समझ में, CO लिखा होगा, CO, या फिर ऐसे बना होगा या फिर CO लिखा होगा, इसको हम कहते हैं कीटोन। इसको हम कौन सा समूह कहते हैं भाई, कीटोन समूह कहते हैं। और अगर नाम में यूज करना होगा तो नाम में हम ये वाला यूज करेंगे, ऑन लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई, ऑन लिखेंगे, ठीक है। और लास्ट जो है, लास्ट वाला जो प्रकार्यात्मक समूह आपके पास है वो है COOH, और उसको ऐसे बनाते हैं COOH। इसको हम कौन सा ग्रुप कहते हैं भाई, इसको हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये कौन सा समूह है भाई, कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह है। कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह को हम लोग लिखते हैं ओइक अम्ल, ओइक अम्ल, ओइक एसिड, ठीक है भाई। समझ में आ गई है सारी बातें, ये टेबल याद रखनी है, उसके बाद सारा काम जो है आसान हो जाएगा, ठीक है। इसको एक टेबल की फॉर्म में मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ, ठीक है। आपको इस तरीके से सारी चीजें जो है अलग अलग सेपरेट याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये पहले तो ये याद करना होता है हमको नेमिंग के लिए, ये याद करने के बाद हमारा काम जो है आसान हो जाता है,
ठीक है ना। ये याद करने से नेमिंग आ जाएगी नहीं, ये याद करने के बाद हमको कुछ नियम भी सीखने होंगे, वो हम सीखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, इसे फिलहाल आप नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, 10 तक मैंने यहाँ पर लिखे कार्बन परमाणुओं के नाम। ठीक है, आपको इतने सारे याद नहीं करने, 5-6 में काम हो जाएगा, 5-6 तक हेक्स तक में काम हो जाएगा। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं आएगा आपके पास, बट ये है कि फॉर रेफरेंस आपको इतना याद रखना जरूरी है। सो आई होप जो बातें आपको बताई गई हैं वो समझ में आई होंगी, आपको इंटरेस्टिंग लगी होंगी और आपने ध्यान दिया होगा आज की क्लास में, नोट डाउन किया होगा चीजों को। घर जाकर के रिवाइज करें एक बार, फिर देखें, समझे, सीखे और अगली क्लास में इसके क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। आप जो है अपने स्तर से कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।